हमारा इंटरव्यू कैसा हुआ था, कहीं हमें कम मार्क्स तो बहुत नहीं मिल गए या कहीं हमें बहुत ज़्यादा तो नहीं मिले। आप सभी को पता है जब मेंस होता है और मेंस का जब रिजल्ट पब्लिश किया जाता है तो उस समय किसी को, ना ही कैंडिडेट्स को और ना ही बोर्ड को ये पता होता है कि आपके मेंस में कितने मार्क्स हैं। ठीक है, ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि फेयरनेस बनी रहे, किसी भी तरह का बायसनेस ना हो। तो यहाँ पे मैं कुछ मुद्दों पे बात करूंगा इंटरव्यू से रिलेटेड, जिससे आप पता लगा पाएंगे कि आपके इंटरव्यू में कितने मार्क्स मिले हैं। देखिए, एग्जैक्ट फिगर तो आप नहीं पता लगा सकते, लेकिन हाँ, आपके मन में जो भी फियर्स हैं, डाउट्स हैं, आप जरूर उन चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं बता दूं अपने बारे में कि चूंकि मुझे तीनों ही बोर्ड्स में कमीशंस में, जैसे कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन एंड उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, इन तीनों ही आयोगों में मुझे इंटरव्यू देने का सौभाग्य प्राप्त है। तो चूंकि हमारे भी फ्रेंड सर्कल्स हैं तो उनमें काफ़ी इसी तरह के डिस्कशंस हो रहे हैं जैसे आपके बीच हो रहे हैं। तो बहुत सारे फियर्स होते हैं, बहुत उनमें अधिकतर मिथ्स होते हैं, मैं आपको बता दूं। तो उन्हीं मिथ्स को दूर करने का मैं यहाँ प्रयास करूँगा और सारे सवालों का जवाब दूंगा। जैसे यहाँ पे मैं सारे सवालों को मेंशन कर दिया मैंने और उसको मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। जैसे कि कितने बोर्ड्स होते हैं, बोर्ड के चेयरमैन या चेयरपर्सन का क्या रोल होता है, क्या सारे बोर्ड्स इक्वल मार्क्स देते हैं, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन से आप कैसे पता लगाएंगे कि आपको कितने मार्क्स मिले हैं, आपने किसको पहले ग्रीट किया था, लेडी मेंबर को या फिर चेयरपर्सन या फिर जो चेयरमैन है उनको, आपका ड्रेस से मार्क्स पे क्या अंतर पड़ता है, उसका कलर कैसा है, कंफर्टेबिलिटी कैसा है। ठीक है, जो सामान्य अवेयरनेस की बातें हैं उनमें क्या आप उन क्वेश्चंस को जवाब दे पाए थे, नहीं दे पाए थे तो मार्किंग वेरिएशन कैसी होगी, फैक्चुअल क्वेश्चन आपके बोर्ड में कितना पूछा गया, एनालिटिकल क्वेश्चन कितना पूछा गया और उससे मार्क्स पे क्या फर्क पड़ेगा, क्या आपने बोर्ड में मुस्कुराया तो कहाँ मुस्कुराया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से भी बताऊंगा। उसके बाद है कि चेयरमैन सर या मैम क्या वो लोग मुस्कुरा रहे थे, नहीं मुस्कुरा रहे थे, इससे हम क्या अंदाजा निकालें। आपने ये भी देखा होगा कि आप कई सवालों के जवाब नहीं दे पाए होंगे, मे बी। अब वो सवाल का प्रकृति कैसा था ये इंपॉर्टेंट है कि वो सवाल फैक्चुअल था या वो सवाल एनालिटिकल था। ऑप्शनल क्वेश्चन से आपसे कितने सवाल पूछे गए और उन सवालों को आपने कैसे टैकल किया, करंट अफेयर्स के सवाल कैसे पूछे गए, फिर उसकी मार्किंग स्कीम पे क्या अंतर होगी, फिर मैं अपना भी एक्सपीरियंस बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि इसमें मार्किंग स्कीम में कैसे अनसर्टेनिटी होती है, और फाइनल जो होगा कि क्या आपने कोई ब्लंडर किया, ब्लंडर का क्या अर्थ है मैं ये भी बताऊंगा, और एरोगेंस क्या आपके आंसर में दिखा। इस सारी चीज़ों को हम यहाँ जानने का प्रयास करेंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या फिर अगर आप यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीएससी या फिर सीएपीएफ के एस्पिरेंट हैं तो आपको इस चैनल पे मतलब इंफॉर्मेशन के साथ साथ यहाँ पे स्टडी मटेरियल प्रोवाइड की जाती है। जैसे आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं कि पॉलिटी के चैप्टर्स डाल दिए गए हैं या फिर कुछ करंट के भी टॉपिक्स डाले गए हैं और घटना चक्र डाले जा रहे हैं, या फिर बीपीएससी से रिलेटेड अगर कोई भी न्यूज़ आती है तो मैं पूरी तरह कोशिश करूंगा कि उसको पहले वेरीफाई करूं और फिर उसके बाद आप तक पहुंचाऊं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी बोर्ड्स, कितने बोर्ड्स बनते हैं, ये क्वेश्चन है। देखिए, नॉर्मली ना 6 से 7 बोर्ड बनाए जाते हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है, 4 बोर्ड भी हो सकते हैं। ये आयोग पे डिपेंड करता है कि उस समय उनको कितने स्टूडेंट्स का इंटरव्यू लेना है और उस इंटरव्यू कितने बच्चों का इंटरव्यू बचा है और उनके पास आयोग में कितने मेंबर्स अवेलेबल हैं। ठीक है, तो इससे आपके मार्किंग स्कीम पे कोई खास अंतर नहीं पड़ने वाला है। अच्छा, एक और चीज़ बता दूं कि इंटरव्यू को हम पर्सनालिटी टेस्ट बोलते हैं। अगर आप यूपीएससी का जो इंटरव्यू लेटर होता है ना, तो वो लोग बोलते हैं पर्सनालिटी टेस्ट, मतलब व्यक्तित्व परीक्षण। इंटरव्यू का मतलब होता है 1-to-1 क्वेश्चन की, एक क्वेश्चन पूछा और दूसरे क्वेश्चन का जवाब दे दिया। लेकिन पर्सनालिटी टेस्ट में सिर्फ सवाल और उसके उत्तर नहीं होते हैं, बल्कि एक ओवरऑल आपका पर्सनालिटी चेक किया जाता है। दूसरा आपका सवाल है कि बोर्ड के चेयरमैन का क्या रोल होता है या चेयरपर्सन का। देखिए, जहाँ तक मैंने इस चीज़ को पता लगाया है कि बोर्ड के जो चेयर होते हैं ना, वही आपको मार्क्स देते हैं।
बाकी जो मेंबर्स होते हैं वो गेस्ट होते हैं, और बोर्ड के जो चेयर होते हैं वो उस आयोग के मेंबर होते हैं। ये पहली क्लैरिटी होनी चाहिए। और अगर यूपीएससी में आप देखेंगे तो वो जो यूपीएससी के चेयरमैन होंगे वो इंटरव्यू नहीं लेते हैं इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस। अगर बोर्ड की कमी है तो ले सकते हैं, बट नॉर्मली वो नहीं लेते हैं। जैसे पीके जोशी सर अभी वहाँ पे यूपीएससी के चेयरमैन हैं, तो उनका बोर्ड इस बार नहीं बनेगा। ठीक है, इसके पहले सक्सेना सर थे तो उनका बोर्ड नहीं बना था जब वो चेयरमैन थे। लेकिन बीपीएससी में आपने देखा होगा कि महाजन सर बोर्ड बीपीएससी के चेयरमैन हैं, तो उनका बोर्ड बना था। तो बीपीएससी में मैं देखता रहा हूं, या फिर आप यूपी पीसीएस में भी देखेंगे तो जो ये पीके सर थे तो उनका भी बोर्ड था, वहां पे वो चेयरमैन थे, फिर भी बोर्ड था। अब देखिए, अब बात आती है कि कौन डिसाइड करेगा कि आपको कितने मार्क्स मिले हैं। तो ये डिसाइड करते हैं चेयरमैन। लेकिन फिर बात आती है कि फिर बाकी जो 3 मेंबर्स बुलाए जाते हैं पीसीएस में और 4 मेंबर्स यूपीएससी में, जो अदर 4 होते हैं, तो फिर उनका क्या रोल है। तो देखिए, चेयरमैन जो होते हैं ना, वो आपको पता है कि शुरुआत वही करते हैं और एंड वही करते हैं। तो उसके बाद जो बाकी मेंबर्स उसके बीच में जो क्वेश्चन पूछते हैं, तो पूरी प्रोसेस के दौरान वो ऑब्जर्व करते हैं। आपने ध्यान दिया होगा। तो उस ऑब्जर्वेशन के आधार पे, और जब आप रूम से बाहर निकलते हैं उसके बाद वो सबसे राय लेते हैं कि हाँ बताइए कितने मार्क्स दिए जाएं। आपको क्या लगता है, एक ओवरऑल परसेंटेज ऑफ मार्क्स बताइए और ओवरऑल व्यक्तित्व बताइए। और उसके बाद उन चारों मेंबर्स को बिना बताए जो बोर्ड के चेयरमैन होते हैं वो आपको मार्क्स देते हैं। उनको इंफॉर्मेशन इस बात की नहीं होती है। ये मुझे इंफॉर्मेशन जहां तक मिला है, क्योंकि मैं एक जो सीनियर आईआरएस अधिकारी हैं तो उनसे मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने ये प्रोसेस मुझे बताया था। मैं उन्हीं के जो बताए गए टिप्स हैं उसी के आधार पे बता रहा हूं। थर्ड क्वेश्चन आता है कि मार्किंग वेरिएशन अक्रॉस बोर्ड्स। अब कई सारे बोर्ड्स होते हैं, तो क्या सारे बोर्ड समान मार्क्स देते हैं? उत्तर है नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति का जो पर्सनालिटी होता है वो अलग अलग होता है। जैसे अगर आप बीपीएससी में देखे होंगे तो दीप्ति मैम हैं, महाजन सर हैं, इम्तियाज अहमद करीमी सर हैं, तो अलग अलग बोर्ड्स बनाए गए हैं। तो आपको लगता है सेम क्वेश्चन पे ना आप अगर सेम उत्तर अगर 3 लोगों को प्रेजेंट किया जाए ना, तो तीनों के मार्किंग स्कीम में स्लाइट वेरिएशन जरूर होगा। अब इसके देखिए, इतनी सब्जेक्टिविटी तो रहेगी ही रहेगी, और इसी को तो लक फैक्टर बोलते हैं। मतलब एक ही व्यक्ति किसी को अच्छा लग सकता है और किसी को नहीं लग सकता है, बट ये आपके हाथ में नहीं है और इसमें बहुत स्लाइट वेरिएशन होगा, इसलिए आप इस चीज से आश्वस्त रहें। ठीक है, और जो बोर्ड्स हैं उनके बीच वेरिएशन आएगा, ये आप ध्यान रखें। ठीक है, और लेकिन जानते एक और चीज है इसमें, अगर आपको ये प्री कॉन्सेप्ट नोशन अगर आपने बना रखा है कि फलाना जो बोर्ड है वो अच्छा नहीं है और फलाने बोर्ड में अगर मेरा पड़ गया होता तो वो अच्छा हो जाता, तो मुझे लगता है कि या तो आप अपने आप को गलत डायरेक्शन में ढकेल रहे हैं या फिर आप खुद ही अंधेरे में हैं। ऐसा नहीं होता है, मुझे भी ऐसा लगता था, क्योंकि इसी तरह की बातें मार्केट में फैली हुई हैं। और मेरे पास प्रूफ है कि सेम बोर्ड ने हाईएस्ट भी मार्क्स दिए हैं और लोएस्ट भी मार्क्स दिए हैं, सेम बोर्ड ने एवरेज मार्क्स भी दिए हैं। तो मैं बहुत सारे लोगों का डेटा लेकर के और कोशिश किया कि कोई एक पैटर्न इस्टेब्लिश की जाए, लेकिन ऐसा कोई पैटर्न इस्टेब्लिश नहीं हो पाया कि कौन सा बोर्ड कम देता है और कौन सा ज़्यादा होता है, चाहे वो यूपीएससी हो या बीपीएससी हो। तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन में पढ़ना अपने आप को धोखा देना है। चौथा नंबर है कि मेरे से सिचुएशनल सवाल पूछा गया और इसमें क्या लगता है कि वो मुझे ज़्यादा मार्क्स देंगे या कम देंगे, ये सवाल बन सकता है। तो देखिए, सिचुएशन बेस्ड सवाल का मतलब होता है ना कि चूंकि आपको पब्लिक डीलिंग करनी है, अंततः आपको सिचुएशंस में ही रहना है, तो उनको तो पता है कि आपने मेंस क्लियर किया है, तो आपको फैक्चुअल नॉलेज या एनालिटिकल नॉलेज ये सारी है। तो देखते हैं कि यार एक सिचुएशन पूछ दिया कि मान लो दंगा हो गया कहीं पे और वहाँ पे आप पुलिस ऑफिसर हैं और उसको आप कैसे टैकल करेंगे। 2 कम्युनिटीज़ हैं और दोनों कम्युनिटीज़ के बीच हो गया है, राइट्स हो गया है, और आपको एक आइडेंटिटी भी दे दी जाएगी कि आपकी आइडेंटिटी ये है। तो देखना चाहेंगे कि आप कैसे चीज़ों को हैंडल करते हैं, आप किसी कम्युनिटी के प्रति बायस्ड तो नहीं है, अपनी कम्युनिटी को फेवर तो नहीं कर रहे हैं। ठीक है,
तो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन इसलिए पूछे जाते हैं ताकि आपका जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो उभर के आए। अगर आप इसमें अच्छा करते हैं तो मुझे लगता है डेफिनेटली आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा। ये क्वेश्चन बहुत ही है कि किसको पहले ग्रीट करें, कि एक लेडी मेंबर बैठी हैं और जो चेयरमैन है वो एक मेल है, तो किसको ग्रीट करूं। सी, इसमें ना अगेन मुझे लगता है कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मैं सीएपीएफ के इंटरव्यू में जो असिस्टेंट कमांडेंट का है, मैंने लेडी मेंबर को पहले ग्रीट किया था, और यूपीपीएससी के इंटरव्यू में चेयरमैन सर को पहले ग्रीट किया था और लेडी मेंबर को बाद में किया था, और दोनों ही इंटरव्यूज में मुझे अच्छे मार्क्स मिले थे। तो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन नहीं है आप। लेकिन अगर मुझसे पूछेंगे कि किसको अभी प्रेफर करोगे, तो मैं कहूंगा गो फॉर द चेयरपर्सन या चेयरमैन फर्स्ट, क्योंकि वो उस बोर्ड को लीड कर रहे हैं। वहां मतलब लेडी या मेल और फीमेल का डिस्टिंक्शन ना करें और पहले चेयरमैन को करें। छठा नंबर क्वेश्चन है कि ड्रेस, इस ड्रेसिंग सेंस क्या हो, कलर या कंफर्टेबिलिटी मेरी अच्छी होनी कैसी है। तो देखिए, कलर ऐसा जो भड़का हुआ कलर नहीं होना चाहिए कि ऐसा लगे कि डीजे पे डांस करने आया है, या फिर ऐसा कलर नहीं होना चाहिए कि लगे कि बस मतलब रंग लगा देगा अभी। मतलब बिल्कुल डिसेंट सा कलर होना चाहिए, और मतलब कंफर्टेबल ड्रेस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पैंट जो है नीचे बह रहा है, मतलब होता है ये चीज़, तो पैंट नीचे बहने वाला या फिर पूरा बैगी या बहुत ही टाइट पैंट, इस तरह से नहीं होना चाहिए आपका। तो ये तो सबको पता ही होता है मुझे लगता है, बट फिर भी मैं इंक्लूड कर दिया। सातवां क्वेश्चन है कि जनरल अवेयरनेस, कि मेरे से बहुत ही बेसिक सवाल पूछा गया और उसका जवाब मैं नहीं दे पाया। सी, अगर सवाल बहुत बेसिक है, जैसे कि भारत के राष्ट्रपति कौन है, और आप जवाब नहीं देते हैं, तो इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न, आपको चिंतित होना भी चाहिए। लेकिन अगर सवाल ये है कि मान लीजिए कि आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं और आपसे पूछा गया कि अल नीनो जो है वो क्या है और उसका इम्पैक्ट इंडियन मॉनसून पे कैसे होता है, और मान लीजिए आप जवाब नहीं दे पाए, तो इन दोनों क्वेश्चन का जवाब न देने का जो फर्क होगा वो डिफरेंट होगा, क्योंकि वो बहुत डीप क्वेश्चन है आपके लिए, और वो ये चेक करने के लिए था कि आप जब डिफिकल्ट सिचुएशंस में होते हैं तो वैसी सिचुएशंस में आप अपने आप को कैसे उन सिचुएशंस को टैकल करते हैं और अपने आप को कैसे संभालते हैं। ठीक है। आठवां क्वेश्चन है कि फैक्चुअल वर्सेस एनालिटिकल क्वेश्चंस। देखिए, अगर आपका इंटरव्यू बहुत ज़्यादा फैक्चुअल हो रहा है, वो यूपीएससी में खास करिए, तो बताया जाता है कि वो अच्छा संकेत नहीं है कि आपसे केवल वन वर्ड का सवाल पूछा जा रहा है, कोई सवाल ही नहीं पूछा जा रहा है जिसमें आपका ओपिनियन हो, तो वो अच्छा संकेत नहीं है। अगर एनालिटिकल पूछा जा रहा है तो यानी कि आप में वो इंटरेस्ट ले रहे हैं। ठीक है। लेकिन एक और पैटर्न मैंने ऑब्जर्व किया है कि जो पीसीएस के इंटरव्यू होते हैं ना, इसमें फैक्चुअल क्वेश्चंस काफ़ी डोमिनेट करते हैं। तो यहाँ पे ये डिस्टिंक्शन कितना अप्लाई होगा, ये थोड़ा सा डिबेट का विषय है। तो मैं कहूँगा कि इसमें आप प्री कॉन्सेप्ट नोशन ना बनाएं यहाँ पे कि मेरे से फैक्चुअल पूछा गया यानी मुझे मार्क्स नहीं मिलेगा। यहाँ पे दोनों ही सिचुएशंस हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग ये 9वां नंबर क्वेश्चन है कि कितना मुस्कुराएं। सी, अगर आप कोचिंग में मॉक दिए होंगे ना, तो वहाँ पे मैंने बहुत सारे मॉक्स दिए थे यूपीएससी के लिए। वहाँ पे हर जगह यही कहा जाता था कि आप मुस्कुराते रहिए, आप मुस्कुरा नहीं रहे हैं, मुस्कुराते रहिए। अंत में मुझे क्या लगता है ना कि जब आप इंटरव्यू में जाएंगे ना और इनकी एडवाइस को आप फॉलो करेंगे, तो आपकी पर्सनालिटी फेक हो जाएगी और आप ना एक आर्टिफिशियल पर्सनालिटी बन के जाएंगे, और उनको एक सेकंड नहीं लगेगा आपको पहचानने में कि आप क्या गलती कर रहे हैं। आप किसी कोचिंग के द्वारा पढ़ाए हुए हैं और जो आपका व्यक्तित्व है वो ओरिजिनल व्यक्तित्व निखर के नहीं आ रहा है। तो मेरा सजेशन ये है कि आप जैसे हैं वैसे रहें। आपका जो व्यक्तित्व है आप उसमें अपने स्ट्रेंथ को तलाशें। हाँ, अगर कहीं मुस्कुराने का ऐसा बात आ गया तो आप मुस्कुरा सकते हैं, वहाँ वो तो आपके नेचर में होगा। ठीक है। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ कि एक स्टूडेंट से ये कोविड काल में ही आफ्टर लॉकडाउन पूछा गया कि माइग्रेंट्स क्राइसिस को लेकर के, तो उस चूंकि पहले के क्वेश्चंस में मुस्कुराने की आदत थी तो नेक्स्ट में भी उन्होंने मुस्कुराया। तो उनका कहना था कि यार ये अच्छा इंपैक्ट नहीं डाला होगा और उसका मतलब रिजल्ट पे असर दिखा। तो मैं यही कहूँगा कि अननेसेसरी ना मुस्कुराएं। 10वां नंबर क्वेश्चन है कि चेयरमैन सर या चेयरपर्सन मैम
काफ़ी मुस्कुरा रहे थे या उनका मिजाज मुझे अच्छा लगा, तो क्या मुझे मार्क्स अच्छा मिलेगा? देखिए, ये वो लोग बहुत अच्छे से ना साइकोलॉजी को जानते हैं, और आपको कूल रखने के लिए वो लोग अपने चेहरे पे स्माइल रख भी सकते हैं और स्माइल नहीं भी रख सकते हैं। ये बिल्कुल निशानी नहीं है कि चेयरमैन या चेयरपर्सन मुस्कुरा रहे थे तो आपको अच्छी मार्क्स मिलने वाली है। हाँ, ये हो सकता है कि उनका मूड ठीक है तो उसका असर आप पे पड़े, लेकिन ये भी सही है कि अगर वो नहीं मुस्कुरा रहे हैं तो आप पे गलत असर पड़ेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है। 11 नंबर है कि बहुत सारे सवालों का मैं जवाब नहीं दे पाया या नहीं दे पाई, तो क्या ऐसे में हमारे मार्क्स कम होंगे? सी, ये डिपेंड करता है कि वो सवालों की प्रकृति क्या थी। अभी आपको मैं एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहा था कि अल नीनो वर्सेस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो इफ यू आर नॉट एबल टू आंसर अ वेरी सिंपल क्वेश्चन लाइक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देन यू विल बी पेनलाइज्ड फॉर दैट। अब कितना पेनलाइज किया जाएगा, इट डिपेंड्स ऑन द मूड ऑफ द चेयरपर्सन। और अगर आप अल नीनो का जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि ऐसे क्वेश्चंस में ना बहुत ज़्यादा पेनलाइजेशन नहीं होगा। जैसे मैं बताऊं अपना एक्सपीरियंस, तो मुझे सीएपीएफ के इंटरव्यू में एक मेंबर का मैं एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पाया था, और वो सारे के सारे सवाल जबकि पूछे गए थे फोर्सेस से रिलेटेड, बीएसएफ से रिलेटेड खास करके। तो मुझे लगा कि शायद इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा, और थोड़ा इम्पैक्ट हुआ भी होगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि उसका इम्पैक्ट नहीं हुआ। तो बट ये भी सिचुएशंस हैं कि कई सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत सवालों के जवाब नहीं दे पाए और उसके बाद भी उनको अच्छे मार्क्स मिले हैं। तो वही नेचर ऑफ क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। ठीक है, और इसका मैं और भी आगे उदाहरण दूंगा अपने एक्सपीरियंस से ही। 12 नंबर है कि ऑप्शनल जो क्वेश्चंस है। सी, एक यूपीएससी के रिटायर मेंबर हैं, तो उनका मैं यूट्यूब पे वीडियो देख रहा था, वो किसी सेमिनार में गए हुए थे। तो उन्होंने कहा कि हम तो इंस्ट्रक्शन दे के रखते थे कि आप ऑप्शनल से सवाल ही मत पूछिए बच्चों से, लेकिन फिर भी मेंबर्स जो है उसके ऑप्शनल से सवाल पूछते हैं, या हम भी कई बार पूछ लेते हैं। लेकिन चूंकि इसकी जो जांच है ना वो ऑलरेडी हो चुकी है, तो इसका बहुत अंतर पड़ता नहीं है। लेकिन ये वैसी वाली बात हो गई कि आप अगर ऑप्शनल सवाल का, बेसिक सवाल का जवाब नहीं देंगे तो इसका बुरा असर जरूर पड़ जाएगा, या फिर कुछ ऐसा इनोवेटिव आपने आंसर दे दिया जो लीक से हटके हो, तो इसका असर जरूर पड़ेगा और इसको मतलब पॉजिटिवली आपको रिवॉर्ड किया जाएगा। 13 नंबर है कि करंट अफेयर्स के सवाल। सी, आपने अगर इंटरव्यू का पढ़ा होगा, जो सिलेबस है उसमें लिखा रहता है यूपीएससी में कि आपसे ये अपेक्षा की जाती है कि आसपास की जो समसामयिक घटनाएं हैं, नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की, आप उससे परिचित होंगे। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आप परिचित नहीं हैं तो बोर्ड में ये इंप्रेशन जाएगा कि ये बच्चा सीरियस नहीं है, अपने प्रिपरेशन को लेके सीरियस नहीं है। ठीक है, तो आपको आपकी सीरियसनेस को झलकाने के लिए आपको जो नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के मुद्दे हैं उससे परिचित रहना पड़ेगा। जैसे मुझे म्यांमार की जो क्राइसिस चल रही थी, डेमोक्रेसी वर्सेस ऑथोरिटेरियनिज्म, तो उससे सवाल पूछा गया था बीपीएससी में। तो ये दिखाता है कि आप कितने जागरूक हैं, और उसके साथ साथ वो आपकी एनालिटिकल स्किल्स को भी देखते हैं, न केवल नॉलेज बल्कि आप कैसे एनालिसिस करते हैं, आपका पक्ष क्या है, आप बैलेंस्ड आंसर देते हैं कि नहीं देते हैं। 14 नंबर है कि यार अभी ना आप सभी लोग बहुत परेशान होंगे कि यार इंटरव्यू में कितना मार्क्स मिला होगा। तो मैं कहूँगा ना, इंटरव्यू में आप पता लगा ही नहीं सकते हैं कि आपको कितने मार्क्स मिले हैं। इसके पीछे रीज़न ये है कि मैंने जो भी गेस किया था ना, तो और मेरे फ्रेंड सर्कल में भी, वो लड़ गया तो लड़ गया, वरना मोस्टली नहीं लड़ पाता है। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि यूपीपीएससी का जब मैं इंटरव्यू दिया तो वहाँ पे जैसे बीपीएससी में भी ना आपसे माध्यम नहीं पूछा जाता है कि आप किस माध्यम में इंटरव्यू देंगे, मतलब कोई कॉलम नहीं भरवाया जाता है। हो सकता है बोर्ड आपसे पूछ ले वहीं पे कि हाँ आप किस भाषा में कंफर्टेबल हैं, वो बात अलग है। सेम प्रोसेस यूपीपीएससी में भी है, लेकिन यूपीएससी में आप जब डीएफ भरेंगे, डैफ 2 डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म 2, तो वहाँ पे पूछा जाता है कि आप किस भाषा में इंटरव्यू देना पसंद करेंगे। तो आप इंग्लिश, हिंदी, गुजराती कुछ भी भर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता, और यहाँ पे मोस्टली इंटरव्यू हिंदी में चलते हैं क्योंकि ये हिंदी स्टेट्स भी हैं। तो यूपीपीएससी में मेरे साथ ऐसा हुआ कि बार बार हिंदी में सवाल पूछे जा रहे थे, और चूंकि जो मेरी स्टडी हुई है वो मोस्टली अंग्रेजी माध्यम से हुई है, तो मेरे से जो सवाल पूछा जा रहा था वो ऑप्शनल सब्जेक्ट से ज़्यादा पूछा जा रहा था।
आईआर का हो या फिर पॉलिटिकल थ्योरी हो, वहाँ से पूछा जा रहा था। तो ऐसे में मैं उन सवालों को हिंदी में खासकर टर्मिनोलॉजीज को नहीं बता पा रहा था। ठीक है, तो बार बार उनका यही कहना था कि आप प्लीज़ हिंदी में उत्तर देने का प्रयास करें। ठीक है, तो चेयरमैन सर ने एक बार मतलब रिमार्क लगाया कि आपको हिंदी स्टेट में सर्व करना है, अधिकतर गांव के लोगों को अगर आप एसडीएम बनते हैं तो सर्व करना होगा, और आपको हिंदी अच्छे से आ नहीं रही है, तो ऐसे में कैसे करोगे। तो मैंने उनसे कहा था सर कि मेरी हिंदी सर अच्छी है, और जहाँ तक ऑप्शनल विषय की बात है तो मैंने अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई की है, और अगर मुझे जहाँ भी कमी लग रहा है या लगेगा, मैं वहाँ पे हिंदी को सुधारने का पूरा प्रयास करूँगा। तो उन्होंने इस चीज़ को अप्रिसिएट किया, मैंने देखा उनके चेहरे पे एक पॉजिटिव साइन था। तो आप ऐसे मतलब जो ये मुद्दे आ जाते हैं, ऐसे विशेष परिस्थिति में आप फंस जाते हैं तो आसानी से आप निकल सकते हैं। तो फिर भी उन्होंने 74% मुझे मार्क्स दिया था, विच इज़ परहैप्स द हाईएस्ट और वन ऑफ द हाईएस्ट। ठीक है, तो इट वॉज ए काइंड ऑफ सरप्राइज। मुझे जब मैं बाहर निकला था तो मुझे लगा था यार शायद मेरा इंटरव्यू अच्छा नहीं हुआ है, क्योंकि लेडी मेंबर थी, उन्होंने भी पहले ही डिस्क्लेमर लगाया कि आप प्लीज़ मेरे सारे सवालों का जवाब हिंदी में थे। जैसे वो उन्होंने पूछा कि रूसो ने किस सिद्धांत को दिया है, तो मैंने कहा था कि वो पॉपुलर सोवरेंटी की बात करते हैं और जनरल विल की बात करते हैं। फिर उन्होंने पूछा कि हॉब्स जो है वो उनका फेमस स्टेटमेंट क्या है, तो मैंने उन्हें बताया था कि उन्होंने कहा था कि आई एंड फियर वेयर बॉर्न टुगेदर, एंड दूसरा उन्होंने पूछा तो मैंने कहा लाइफ इन द स्टेट ऑफ नेचर इज नैस्टी पुअर ब्रूटिश एंड सॉट। तो इनका ना वो हिंदी में एक्सपेक्ट कर रहे थे और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि नैस्टी पुअर ब्रूटिश सॉट को हिंदी में बोला कैसे जाए। ठीक है, तो जस्ट एक एग्जाम्पल मैंने दिया कि कैसे वहां पे चीजें होती हैं। आखिरी जो है ना कि क्या आपने कोई ब्लेंडर किया है, अगर आपने कोई ब्लेंडर किया है तो चांसेस हैं कि आपके मार्क्स कम आएंगे। अब कितने कम होंगे आई डू नॉट नो। जैसे कि आपने अगर बहुत ज़्यादा एरोगेंस दिखाया होगा, जैसे मेरा फ्रेंड एक नरेट कर रहा था कि उनके रूममेट की घटना को इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस के इंटरव्यू का, तो बोर्ड ने उनसे पूछा कि आप बताइए आप 30 साल के हो गए हैं और आपके पास अभी कोई जॉब नहीं है, और अगर यहाँ आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो आप क्या करेंगे। तो वो बोले कि सर अभी हमने सोचा नहीं है इसके बारे में। तो उन्होंने बोला नहीं आप सोच के बताइए। मतलब काफ़ी बार उन्होंने प्रेस किया, और प्रेस करने के बाद इन्होंने कह दिया कि सर इतना तो टैलेंट है कि भीख तो नहीं मांगना पड़ेगा। मतलब आप समझ सकते हैं कि इस आंसर में कितना एरोगेंस दिख रहा है। मतलब कि आप बोर्ड को एक तरह से मूर्ख समझ रहे हैं। ठीक है, कि आपने ऐसा बेहुदा सवाल कैसे पूछ दिया। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है आपको। अगर आप ऐसा कर रहे हैं, किसी भी तरह का एरोगेंस दिखा रहे हैं, तो आपका मार्क्स कटेगा, क्योंकि सी हम्बलनेस सबसे बड़ी क्वालिटी है। तो ओवरऑल अगर मैं समराइज करूं कि एक अच्छा इंटरव्यू का क्या मतलब होता है, तो मेरा यह कहना है कि अगर आपने हम्बलनेस दिखाई है, बहुत ज़्यादा आप घबराए नहीं हैं वहाँ पे, अगर सवाल नहीं पता है फिर भी उसको हम्बली आपने एक्सेप्ट कर लिया है कि सर मुझे ये बात नहीं पता है, सॉरी बोला नहीं बोला इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, आप एक्सेप्ट कर लिया कि सर इस बारे में मुझे नहीं पता है, या फिर मैं जा करके इसे देख लूँगा, मतलब दे विल बी वेरी हैप्पी। क्योंकि आपको पता है कि हर बात हर किसी को नहीं पता हो सकती है, और ख़ासकर ऐसे एरियाज जो यूपी मतलब आयोग जो कंडक्ट करता है इंटरव्यू, जिसमें बहुत ही खुला आसमान के नीचे कुछ भी पूछा जा सकता है, आपकी पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, कुछ भी। ठीक है, तो मुझे लगता है मैंने सारे सवालों का जवाब दे दिया है, और अगर आपका इंटरव्यू बीत गया है तो भी आप इसे देख सकते हैं, ताकि आपको पता लगेगा कि आपने कैसा परफॉर्म किया है। और अगर आपका इंटरव्यू होने वाला, जैसे अभी यूपीएससी का इंटरव्यू होने वाला है और 65th बीपीएससी का इंटरव्यू होगा, तो आप डेफिनेटली इसे देखें और इसका ट्राई करें कि इन सवालों के जो मिसकॉन्सेप्शंस हैं उससे बचें और अपने प्रिपरेशन पे फोकस करें। थैंक